बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। बज़्म उर्दू के सिलसिले तंज़ो मज़ाह के तहत आज हम शामिल कर रहे हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मज़ाह से भरपूर इंशाए चारपाई और कल्चर से चंद इक़्तिबासात। चारपाई एक ऐसी खुद कफील तहजीब की आखिरी निशानी है जो नए तकाज़ों और ज़रूरतों से ओहदा बरा होने के लिए नित नई चीज़ें ईजाद करने की कायल न थी, बल्कि ऐसे नाजुक मौके पर पुरानी में नई खूबियाँ दरियाफ्त करके मुस्कुरा देती थी। इस शहद की रंगारंग मजलिसी जिंदगी का तस्वर चारपाई के बगैर मुमकिन नहीं। इसका ख्याल आते ही ज़हन के उफ़क़ पर बहुत से सुहाने मंजर उभर आते हैं। उजली उजली ठंडी चादरें, खस के पंखे, कच्ची मट्टी की सन सन करती कोरी सुराहियाँ, छिड़काव से भीगी ज़मीन की सौंधी सौंधी लपट और आम के लदे फंदे दरख्त जिनमें आमों के बजाय लड़के लटके रहते हैं और उनकी छाँव में जवान जिस्म की तरह कसी कसाई एक चारपाई जिस पर दिन भर शतरंज की बसात जमी और जो शाम को दस्तरखान बिछाकर खाने की मेज़ बना ली गई। ज़रा गौर से देखिए तो ये वही चारपाई है जिसकी सीढ़ी बनाकर सुगड़ बीवियां मकड़ी के जाले और चुलबुले लड़के चिड़ियों के घोंसले उतारते हैं। इसी चारपाई को वक्ते ज़रूरत पट्टियों से बांस बांधकर स्ट्रेचर बना लेते हैं। इसी तरह मरीज जब खाट से लग जाए तो तीमारदार मुअख्खर ज़िक्र के वस्त में बड़ा सा सुराख करके अव्वल ज़िक्र की मुश्किल आसान कर देते हैं, और जब सावन में उदी उदी घटाएं उठती हैं तो अदवान खोलकर लड़कियां दरवाजे की चौखट और वालदैन की चारपाइयों में झूलती हैं। इसी पर बैठकर मौलवी साहिब अखलाकियात के बुनियादी उसूल ज़हन नशीन कराते हैं। इसी पर नौमौलूद बच्चे गाँव गाँव करती चुंधियाई हुई आंखें खोलकर अपने वालिदैन को देखते हैं और रोते हैं, और इसी पर देखते ही देखते अपने प्यारों की आंखें बंद हो जाती हैं। नाम की मुनासिबत से पाए अगर चार हों तो मुनासिब है, वरना इससे कम हों तब भी खल्के खुदा के काम बंद नहीं होते। इसी तरह पायों के हुजम और शक्ल की भी तखसीस नहीं। इन्हें सामने रखकर आप गबी से गबी लड़के को अकलीदस की तमाम शक्लें समझा सकते हैं, और इस मुहिम को सर करने के बाद आपको एहसास होगा कि अभी कुछ शक्लें ऐसी रह गई हैं जिनका सिर्फ अकलीदस बल्कि तजरीदी मुसव्वरी में भी कोई जिक्र नहीं। देहात में ऐसे पाए बहुत आम हैं जो आधे पट्टियों से नीचे और आधे ऊपर निकले होते हैं। ऐसी चारपाई का उल्टा सीधा दरियाफ्त करने की आसान तरकीब ये है कि जिस तरफ बान साफ हो वो हमेशा उल्टा होगा। राकुमुल हरूफ ने ऐसे अनगढ़ पाए देखे हैं जिनकी साख्त में बुढ़ई ने महज ये असूल मद्देनजर रखा होगा कि बसोला चलाए बगैर पेड़ को अपनी कुदरती हालत में जूं का तूं पट्टियों से वसल कर दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ हमारी नज़र से खराद के बने ऐसे सुडोल पाए भी गुजरे हैं जिन्हें चूड़ीदार पजामा पहनाने को जी चाहता है। इसी किस्म के पायों से मिंटू मरहूम को जो वालिहाना इश्क रहा होगा उसका इजहार उन्होंने अपने एक दोस्त से एक मेम की हसीन टांगें देखकर अपने मखसूस अंदाज में किया।
कहने लगे, अगर मुझे ऐसी 4 टांगे मिल जाएं तो उन्हें कटवा कर अपने पलंग के पाए बनवा लूं। गौर कीजिए तो मुबाहिसे और मुनाजरे के लिए चारपाई से बेहतर कोई जगह नहीं। इसकी बनावट ही ऐसी है कि फरीकैन आमने सामने नहीं बल्कि अमूमन अपने हरीफ की पीठ का सहारा लेकर आराम से बैठते हैं, और बहसो तकरार के लिए इससे बेहतर तर्ज नशिस्त मुमकिन नहीं, क्योंकि देखा गया है कि फरीकैन को एक दूसरे की सूरत नजर ना आए तो कभी आपे से बाहर नहीं होते। इसी बिना पर मेरा अरसे से ये ख्याल है कि अगर बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात गोल मेज पर ना हुए होते तो लाखों जानें तलफ होने से बच जाती। आपने खुद देखा होगा कि लदी फंदी चारपाइयों पर लोग पेट भर के अपनों की गीबत करते हैं मगर दिल बुरे नहीं होते, इसलिए कि सभी जानते हैं कि गीबत उसी की होती है जिसे अपना समझते हैं। और कुछ यूं भी है कि हमारे यहाँ गीबत से मकसूद कताए मोहब्बत है, ना गुज़ारिश अहवाल वाक़या, बल्कि महफिल में लहू गर्म रखने का है एक बहाना। लोग घंटों चारपाई पर कसमसाते रहते हैं मगर कोई उठने का नाम नहीं लेता, इसलिए कि हर शख्स अपनी जगह बखूबी जानता है कि अगर वो चला गया तो फौरन उसकी गीबत शुरू हो जाएगी। चुनांचे पिछले पहर तक मर्द एक दूसरे की गर्दन में हाथ डाले बहस करते हैं और औरतें गाल से गाल बढ़ाए कचर कचर लड़ती रहती हैं। फर्क इतना है कि मर्द पहले बहस करते हैं फिर लड़ते हैं, औरतें पहले लड़ती हैं और बाद में बहस करती हैं। मुझे सानियो ज़िक्र तरीका ज़्यादा माकूल नज़र आता है, इसलिए कि इसमें आइंदा समझौते और मेल मिलाप की गुंजाइश बाकी रहती है। रहा ये सवाल कि एक चारपाई पर यक वक्त कितने आदमी बैठ सकते हैं, तो गुजारिश है कि चारपाई की मौजूदगी में हमने किसी को खड़ा नहीं देखा, लेकिन इस नौ के नजरियाती मसाइल में अदादो शुमार पर बेजा जोर देने से बाज़ औक़ात अजीबो गरीब नताइज बरामद हुए हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि जिस वक़्त मुसलमानों ने उंदलस फतह किया तो वहाँ के बड़े गिरजा में चोटी के मसीही उलमा फ़ुक़हा इस मसला पर कमाल संजीदगी से बहस कर रहे थे कि सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। चंचल नारी का चीते जैसा बदन हो या किसी उम्र रसीदा की कमान जैसी खमीदा कमर, ये अपने आप को हर कालब के मुताबिक ढाल लेती है। और न सिर्फ ये कि इसमें बड़ी वुसअत है बल्कि इतनी लचक भी है कि आप जिस आसन चाहें बैठ और लेट जाएं। बड़ी बात यह है कि बैठने और लेटने की दरमियानी सूरतें हमारे यहाँ सदियों से राइज हैं, उनके लिए ये खास तौर पर मौजू है। यूरोपियन फर्नीचर से मुझे कोई चिढ़ नहीं, लेकिन इसको क्या कीजिए कि एशियाई मजाज नीम तराजी के जिन जावियों और आसाइशों का आदी हो चुका है वो उसमें मुयस्सर नहीं आती। मिसाल के तौर पर सोफे पर हम अकड़ू नहीं बैठ सकते। एशिया ने दुनिया को 2 नेमतों से रोशनास कराया, चाय और चारपाई, और इनमें ये खासियत मुश्तरक है कि दोनों सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक पहुंचाती हैं। अगर गर्मी में लोग खुली चारपाई पर सवार रहते हैं तो बरसात में ये लोगों पर सवार रहती है, और खुले में सोने के रसिया इससे अंधेरी रातों में बरामदे से सेन और सेन से बरामदे में सर पर उठाए फिरते हैं। अरबी में ऊंट के इतने नाम हैं कि दूर अंदेश मौलवी अपने होनहार शागिर्दों को पास होने का ये गुर बताते हैं कि अगर किसी मुश्किल या कड़ब लफ्ज के मानी मालूम ना हो तो समझ लो कि इससे ऊंट मुराद है। इसी तरह उर्दू में चारपाई की जितनी किस्में हैं
اس کی مثال اور کسی ترقی یافتہ زبان میں شاید ہی مل سکے۔ مثلاً کھاٹ، کھٹا، کھٹیا، کھٹولا، اڑن کھٹولا، کھٹولی، کھٹ، چھپر کھٹ، کھرا، کھری، چلیگا، پلنگ، پلنگڑی، ماچ، ماچی، ماچا، چارپائی، نواری، مسہری، منجی۔ یہ نامکمل سی فہرست صرف اردو کی وسعت ہی نہیں بلکہ چارپائی کی ہمہ گیری پر دال ہے اور ہمارے تمدن میں اس کا مقام و مرتبہ متعین کرتی ہے۔ لیکن چارپائی کی سب سے خطرناک قسم وہ ہے جس کے بچے کھچے اور ٹوٹے ادڑے بانوں میں اللہ کے برگزیدہ بندے محض اپنی قوت ایمان کے زور سے اٹکے رہتے ہیں۔ اس قسم کے جھلنگے کو بچے بطور جھولا اور بڑے بوڑھے آلہ تزکیہ نفس کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اونچے گھرانوں میں اب ایسی چارپائیوں کو غریب رشتہ داروں کی طرح کونے خدروں میں آڑے وقت کے لیے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ خود مجھے مرزا عبدالودود بیگ کے ہاں ایک رات ایسی ہی چارپائی پر گزارنے کا اتفاق ہوا جس پر لیٹتے ہی اچھا بھلا آدمی نون غنہ بن جاتا ہے۔ اس میں داخل ہو کر میں ابھی اپنے اعمال کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ یکایک اندھیرا ہو گیا، جس کی وجہ غالباً یہ ہوگی ایک دوسرا ملازم اوپر ایک دری اور بچھا گیا۔ اس خوف سے کہ دوسری منزل پر کوئی اور سواری نہ آ جائے میں نے سر سے دری پھینک کر اٹھنے کی کوشش کی تو گھٹنے بڑھ کے پیشانی کی بلائیں لینے لگے۔ کھڑبڑ سن کر مرزا خود آئے اور چیخ کر پوچھنے لگے، بھائی آپ ہیں کہاں؟ میں نے مختصراً اپنے محل وقوع سے آگاہ کیا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا۔ انہیں کافی زور لگانا پڑا اس لیے کہ میرا سر اور پاؤں بانوں میں بری طرح الجھے ہوئے تھے اور بان سر سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ بمشکل تمام انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور میرے ساتھ ہی مجھ سے کچھ پہلے چارپائی بھی کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگے، کیا بات ہے، آپ کچھ بے قرار سے ہیں، معدے کا فعل درست معلوم نہیں ہوتا۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ دوڑ کر اپنا تیار کردہ چورن لے آئے اور اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ڈالا۔ پھنکی منہ میں بھر کر شکریہ کے دو چار لفظ ہی کہنے پایا ہوں گا کہ معان نظر ان کے مظلوم منہ پر پڑ گئی جو حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ میں بہت نادم ہوا، لیکن قبل اس کے کہ کچھ اور کہوں انہوں نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا، پھر مجھے آرام کرنے کی تلقین کر کے منہ دھونے چلے گئے۔ میں یہ چارپائی اوڑھے لیٹا تھا کہ ان کی منجلی بچی آ نکلی، تتلا کر پوچھنے لگی، چچا جان اکڑوں کیوں بیٹھے ہیں؟ بعد ازاں سب بچے مل کر اندھا بھینسا کھیلنے لگے۔ بالآخر ان کی امی کو مداخلت کرنا پڑی۔ کم بختو اب تو چپ ہو جاؤ، کیا گھر کو بھی اسکول سمجھ رکھا ہے؟ چند منٹ بعد کسی شیر خار کے دھاڑنے کی آواز آئی، مگر جلد ہی یہ چیخیں مرزا کی لوریوں میں دب گئیں، جن میں ڈانٹ ڈانٹ کر نیند کو آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ چند لمحوں بعد مرزا اپنے نقش فریادی کو سینہ سے چمٹائے میرے پاس آئے اور انتہائی لجاجت امیز لہجے میں بولے، معاف کیجیے، آپ کو تکلیف تو ہوگی مگر منو میاں آپ کی چارپائی کے لیے ضد کر رہے ہیں، انہیں دوسری چارپائی پر نیند نہیں آتی۔ آپ میری چارپائی پر سو جائیے، میں اپنی فولڈنگ چارپائی پر پڑ رہوں گا۔ میں نے بخوشی منو میاں کا حق منو میاں کو سونپ دیا اور جب اس میں جھولتے جھولتے ان کی آنکھ لگ گئی تو ان کے والد بزرگوار کی زبان تالو سے لگی۔ اب سنیے مجھ پر کیا گزری۔ مرزا خود تو فولڈنگ چارپائی پر چلے گئے مگر جس چارپائی پر مجھے منتقل کیا گیا اس کا نقشہ یہ تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ اور ٹانگیں احتیاط سے
तह करके बिलतरतीब सीना और पेट पर रखनी पड़ी। इस शबे तन्हाई में कुछ देर पहले नींद से यूं दो चश्मी है बना रहा। इसके हदूद अरबा के मुतल्लिक इतना अर्ज कर देना काफ़ी होगा कि अंगड़ाई लेने के लिए मुझे 3-4 मरतबा नीचे कूदना पड़ा। गो के ज़ाहिर पीन निगाह को ये मतवाज़ी उज़ला नज़र आती थी, मगर मिर्ज़ा ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि बारिश से पेशतर ये मुस्ततील थी। अलबत्ता बारिश में भीगने के सबब जो कान आ गई थी उससे मुझे कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि मिर्ज़ा ने आज़राए तकल्लुफ़ एक पाए के नीचे डिक्शनरी और दूसरे के नीचे मेरा नया जूता रख कर सतह दुरुस्त कर दी थी। मेरा ख्याल है कि तहजीब के जिस नाजुक दौर में गयूर मर्द चारपाई पर दम तोड़ने की बजाय जंग में दुश्मन के हाथों बेगोरो कफन मरना पसंद करते थे, इसी किस्म की मर्दम आज़ार चारपाइयों का रवाज होगा। लेकिन अब जब दुश्मन सियाने और चारपाइयाँ ज़्यादा आरामदेह हो गई हैं, मरने के और भी माकूल और बाइज़्ज़त तरीके दरियाफ्त हो गए हैं। एक मोतात अंदाजे के मुताबिक हमारे यहाँ एक उस दर्जा के आदमी की 2/3 जिंदगी चारपाई पर गुजरती है और बकिया उसकी आरजू में। बिलखुसूस औरतों की जिंदगी इसी महवर के गिर्द घूमती है जो बसाते महफिल भी है और मोनसे तन्हाई भी। इसी पर बूढ़ी सास तस्बीह के दानों पर सुबह शाम अपने पोतों और नवासों को गिनती रहती है और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती है कि खुदा उसका साया बहू के सर पर रहती दुनिया तक कायम रखे। खैर से बैरी भी है, इसलिए बहू अगर सांस लेने के लिए भी मुंह खोले तो गुमान होता है कि मुझे कोस रही होगी। जिस जमाने में वजन करने की मशीन इजाद नहीं हुई थी तो शाइस्ता औरतें चूड़ियों के तंग होने और मर्द चारपाई के बान के दबाव से दूसरे के वजन का तखमीना करते थे। उस जमाने में चारपाई सिर्फ मिजाने जिस्म ही नहीं बल्कि मयारे अमाल भी थी। नतीजा ये कि जनाजे को कंधा देने वाले चारपाई के वजन की बिना पर मरहूम के जनती या उसके बरक्स होने का ऐलान करते थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि हमारे यहाँ दुबले आदमी की दुनिया और मोटे की उकबा आम तौर पर खराब होती है। चारपाई से पुरअसरार आवाजें निकलती हैं। इनका मरकज दरियाफ्त करना उतना ही दुश्वार है जितना कि बरसात की अंधेरी रात में खोज लगाना कि मेंढक के कर्राने की आवाज किधर से आई, या कि ये तशखीस करना कि आधी रात को बिलबिलाते हुए शीरखार बच्चे के दर्द कहाँ उठ रहा है। चुरचुराती हुई चारपाई को मैं ना गुले नगमा समझता हूँ, ना पर्दाए साज और ना अपनी शिकस्त की आवाज। दर हकीकत ये आवाज चारपाई का ऐलाने सेत है, क्योंकि उसके टूटते ही ये बंद हो जाती है। अलावा अज़ीं एक खुदकार अलार्म की हैसियत से ये शब बेदारी और सहरखेजी में मदद देती है। बाज़ चारपाइयाँ इस कदर चुगलखोर होती हैं कि ज़रा करवट बदलें तो दूसरी चारपाई वाला कलमा पढ़ता हुआ हड़बड़ा कर उठ बैठता है। अगर पाँव भी सुकेड़े तो कुत्ते इतने जोर से भौंकते हैं कि चौकीदार तक जाग उठते हैं। इससे ये फायदा जरूर होता है कि लोग रात भर न सिर्फ एक दूसरे की जानो माल बल्कि चाल चलन की भी चौकीदारी करते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ही बताइए कि रात को आंख खुलते ही नजर सबसे पहले पास वाली चारपाई पर क्यों जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आपको ये इंशाइया पसंद आया होगा। बज़्म उर्दू की जीनत बने रहिए। मज़ीद ऐसी ही मज़ाहिया तहरीरें आपकी समातों की नज़र करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।